हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है ये एएलपी टेक्नीशियन के लिए वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रहने वाला है, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो है वो हर शाम 8 बजे इसी चैनल पर मिल जाता है। रेगुलर आपको एक वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का क्या ध्येय क्या है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो क्यों बनाए गए, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, तो ये किस लिए, तो कुशल मानव श्रम तैयार करने के लिए, यानी कि मानव श्रमिक कौन से कुशल कारीगर तैयार करने के लिए जिनके पास क्या है कुछ स्किल वगैरह हो, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में आसानी से काम को कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल मानव श्रम की क्या विशेषता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो इसकी क्या विशेषता होती है, हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करता है। सुरक्षात्मक ढंग से कार्य क्यों करता है, क्योंकि ये एक स्किल्ड वर्कर होता है। इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के नॉलेज रहते हैं। जैसे कि हम आईटीआई में क्लासें लगाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जॉब बनाते हैं, वहाँ पर हम सेफ्टी सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसको बिना सुरक्षा के, बिना सेफ्टी के नहीं करना होता। इन्हीं सभी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है, किस तरीके से काम करना है वर्कशॉप में, कौन सी जगह पर कौन सा टूल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि वर्कशॉप में कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है या कहीं पर भी कोई दूसरी जगह कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। कौन सा एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको अपनाकर हम उससे बच सकते हैं, तो वो होता है सुरक्षा नियमों का अनुपालन करके। सुरक्षा सेफ्टी रूल्स वगैरह है, सुरक्षा सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह है, उनको फॉलो करके हम आसानी से क्या है दुर्घटना होने से बच सकते हैं। जैसे हम व्हीकल वगैरह भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या सुरक्षा नियम जो क्राइटेरिया वगैरह होते हैं वो दिए हुए होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की 3 क्रियाएं क्या होती है। ABC क्या बोला जाता है बेसिक लाइफ सपोर्ट को, ABC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया हुआ मिलेगा, कई बार आपको ABC दिया हुआ भी मिलेगा। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की 3 क्रियाएं क्या क्या है। फर्स्ट ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग और सी से होता है सर्कुलेशन। अब ये ABC ये कहाँ पर हम यूज करते हैं, तो जैसे कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पर हमें सबसे पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट ABC को फॉलो करना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट ABC को फॉलो करना चाहिए। ए का मतलब होता है एयरवे, यानी कि जो हमारा मरीज है, पेशेंट है, उसके पास में हवा आने का सही रास्ता माध्यम होना चाहिए ताकि वो आसानी से सांस ले सके, उसको सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद में उसको ब्रीथिंग वगैरह चेक करना चाहिए कि उसको माइंड वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं कोमा वगैरह में तो नहीं चला गया है, सन तो नहीं रह गया है। इन चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद में सर्कुलेशन, यानी कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वो सही से चल रही है कि नहीं, हृदय वगैरह हार्ट बीट है वो सही है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो एक्सीडेंट के समय हमें फॉलो करना चाहिए। ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने की प्राथमिक अभिक्रिया अनिवार्यता क्या है। कृत्रिम श्वास देने की प्राथमिक अनिवार्यता, कृत्रिम श्वास क्या होता है कि जब कोई हमारा मरीज है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कृत्रिम श्वास दिया जाता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसको श्वास देने की कोशिश की जाती है। ठीक है,
उसके बाद में कुछ समय के बाद में उसको अगर श्वास चलने लग जाता है तब हमें वो क्रिया करनी बंद करने देनी चाहिए। तो उसमें क्या है, प्राथमिक अनिवार्यता, यानी कि सबसे पहले हमें वहाँ पर क्या चीज़ है जिसको फॉलो करना चाहिए, कौन सी सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे क्या कोई भी किसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट वहाँ पर ना हो। तो क्या करना चाहिए, तो श्वास नली को साफ करना चाहिए, यानी कि जहाँ से हम उसको कृत्रिम श्वास दे रहे हैं तो वो एरिया है वो पूरा अच्छी तरह से साफ करें, श्वास नली को साफ करें। ऐसा ना हो कि श्वास नली रुकी हुई है या उसके अंदर कुछ गिरा हुआ है या पानी वगैरह उसके अंदर रहेगा तो वो फिर क्या करेगा, फेफड़ों में चला जाएगा, जिससे क्या होगी, बाद में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुली चोट के दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। खुली चोट के दुष्परिणाम क्या होते हैं, जहाँ पर हमें चोट लगती है और उसके बाद में वहाँ पर क्या है, रक्त वगैरह स्त्राव करने लगता है, रक्त बहने लगता है, तो वो खुली चोट आती है। ठीक है, एक होती है अंदरूनी चोट जहाँ पर क्या है, सूजन आती है या फिर वहाँ पर खून है वो इकट्ठा हो जाता है लेकिन खून है वो बाहर नहीं निकलता, ब्लड बाहर नहीं निकलता है, तो वो अंदरूनी चोट होती है। खुली चोट में क्या होगा कि ब्लड हमारा बाहर निकलने लगेगा, बॉडी से बाहर निकलने लगेगा, तो उसके दुष्परिणाम यानी कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, रक्त स्त्राव को जल्दी ही बंद करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि कोशिश करना चाहिए कि जो ब्लड हमारा वहाँ से निकल रहा है उसको जल्दी से जल्दी किस तरीके से बंद किया जाए ताकि हमारा क्या है, बॉडी में जो खून की कमी ना आए। ठीक है, अगर बॉडी में खून की कमी आएगी तो फिर और परेशानी साथ में बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जहाँ से खून निकल रहा है उसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें दिया है चोट लगने पर प्रथमता क्या होता है, यानी कि चोट लगने पर सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही हमें कोई चीज़ की चोट लगती है तो उसको एक बोला जाता है गुम चोट जो अंदरूनी चोट होती है, और एक हम कट फट जाते हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वो होती है हमारी बाहरी चोट। तो दो प्रकार की चोट हमें लगती है। तो चोट लगने पर सबसे पहले क्या होता है, तो चोट लगने पर रक्त वाहिकाएं टूट फूट जाती है और रक्त स्त्राव होने लगता है, यानी कि चोट लगने पर क्या होगा, जो रक्त वाहिनियाँ होगी वो टूट जाती है और उनके फिर अंदर से क्या होगा, रक्त निकलने लगेगा, क्योंकि रक्त वाहिनियों में तो एनी टाइम रक्त है वो बहता रहता है, रक्त स्त्राव होने लग जाएगा, फिर वहाँ से बहने लग जाएगा रक्त। ठीक है, तो जैसे हमें गुम चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, या तो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का निशान बन जाता है, यानी कि वो अंदरूनी जो वाहिनियाँ होती है वो टूट जाती है और बाहर से क्या होता है, टूटा फूटा नहीं होता है, तो वो वहाँ पर अंदर में क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छेनी के हेड और हथौड़े के फेस पर चिकनाई क्यों नहीं लगने देनी चाहिए। छेनी के हेड और हथौड़े के फेस पर चिकनाई क्यों नहीं लगने देनी चाहिए। तो क्यों नहीं लगने देनी चाहिए, तो क्योंकि छेनी के हेड पर हम हैमर से क्या करते हैं, चोट लगाते हैं, और अगर उनके ऊपर क्या लगा होगा, कोई ग्रीस ऑयल वगैरह लगा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही चोट लगाएंगे तो हमारा हैमर है वो तुरंत से क्या करेगा, स्लिप करेगा, और स्लिप करेगा तो फिर क्या होगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेज वहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या दिया है कि हथौड़ा फिसल कर किसी को भी लग सकता है, यानी कि हमने क्या किया, चीजल के हेड के ऊपर चोट लगाई हैमर से, और हैमर के फेस या चीजल के हेड पर ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा हुआ है, तो जैसे ही चोट लगाएंगे तो हैमर वहाँ से क्या करेगा, फिसलेगा, और अचानक से फिसलेगा तो वो किधर भी जा सकता है, हो सकता है हमें ही वापस लग जाए हैमर। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि इन पर अगर कोई ग्रीस ऑयल वगैरह लगा है तो पहले उनको अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के परिक्रम करने वाली मशीनों को क्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार के परिक्रम करने वाली मशीनों को क्या कहते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मशीनों को हम क्या कहते हैं, तो मशीन टूल्स के नाम से उनको जानते हैं।
ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार की मशीनें होती है, उनमें क्या है अलग अलग टूल्स वगैरह लगते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग उनको मशीन टूल्स के नाम से जानते हैं। जिसमें जैसा मशीन टूल्स हम फिट करते हैं वैसी उसी तरीके से वो ऑपरेशन करने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि समय की बचत करने के लिए लेथ चाल को नहीं रोकना चाहिए। यानी कि समय की बचत करने के लिए, यानी कि हम सोचें कि हमारा टाइम बच जाए, इसके लिए लेथ की चाल को नहीं रोकना चाहिए। यानी कि लेथ को चलते हुए किस तरीके से नहीं रोकना चाहिए। क्या पावर कट करनी चाहिए, पावर कट नहीं करनी चाहिए, या पावर कट करके हाथ से तुरंत बंद करना चाहिए, या कुछ और हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमारी मशीन तुरंत बंद हो जाए। तो समय की बचत के लिए लेथ चाल को किस तरीके से नहीं रोकना चाहिए, तो हाथ के द्वारा नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, घूमने वाले पार्ट होते हैं, जैसे उसको बंद करते हैं, पावर को से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो हाथ लगाकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हमारे हाथ में चोट लग सकती है, हमारा हाथ आगे से टूट भी सकता है फंस कर मशीन के स्पिंडल वगैरह में। ठीक है। लेथ के चक में क्या कटे होते हैं, स्लोट्स कटे होते हैं, तो वहाँ पर क्या हमारी अंगुली फंस सकती है और टूट सकती है, तो हमें क्या है हमारे हाथ में चोट लगने का खतरा वहाँ पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट बोल्टों को अधिक शक्ति से कसने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक शक्ति से कसने का क्या मतलब होता है कि नट बोल्ट में कई बार हम क्या करते हैं, स्पिनर के द्वारा नट या बोल्ट को टाइट कर रहे होते हैं, उसके बाद में क्या देखते हैं कि नट हमारा जितना हमें टाइट करना उतना नहीं हो पाया है, कम ही टाइट हुआ है, तो हम क्या करते हैं स्पिनर के अंदर में लीवरेज लगाते हैं, यानी उसके स्पिनर में कोई दूसरी चीज़ फंसाते हैं, लंबी चीज़, और उसके बाद में उसको टाइट करने लगते हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। नट और बोल्ट को टाइट करते समय हमें एक्स्ट्रा लीवरेज देकर, कोई भी चीज़ के एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर उनको ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। इससे हमारे नट या बोल्ट टूट सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, यानी कि चोट लग सकती है। तो इसमें क्या दिया है कि पाइप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। यानी कि लीवरेज देने के लिए यह ना हो कि स्पिनर को पाइप में फंसाया और उसके बाद में उसको टाइट करने लग गए, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर से लंबे चिप्स हटाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेथ के ऊपर जब हम टर्निंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, लेथ बेड पर चिप्स बिखर जाते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के चिप्स है वो वहाँ पर बिखरे हुए रहते हैं। तो जब ऑपरेशन हो जाता है तो मशीन की साफ़ सफाई करनी रहती है। तो साफ़ सफाई हमें किसके माध्यम से करनी चाहिए, इनकी वहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए उन चिप्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, या फिर किसका प्रयोग वो नहीं करना चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया है कि हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी हाथ के द्वारा उन चिप्स को साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेटल के चिप्स हैं, हमारे हाथ में चुभ सकते हैं, इससे हमें दुर्घटना हो सकती है, हमारे हाथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि हमारे हाथ के लिए वो हार्मफुल होते हैं। तो वहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पर उन चिप्स को साफ़ करने के लिए ब्रश वगैरह का यूज़ हमें करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माप तोल क्यों आवश्यक है। यानी कि माप तोल वगैरह करना क्यों आवश्यक होता है, तो वस्तुओं के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, ताकि हमें क्या है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह पता चल जाए, उसका परिणाम हमें पता चल जाए, हमारे बेसिक नॉलेज के लिए ये सब होना ज़रूरी होता है। ठीक है। कोई रेशियो वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर भी माप तोल काम में आता है। ठीक है। या फिर कुछ और कार्य कर रहे होते हैं तो हर जगह क्या है माप तोल काम में आता है हमारे माइंड में, फिर वो काम है वो सेट रहता है कि हाँ इसका वेट है वो इतना है, या फिर ये इतने लीटर कोई मात्रा है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है माप तोल आवश्यक होता है वस्तुओं के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए। नेक्स्ट है, मात्रक से आप क्या समझते हैं। तो मात्रक क्या है, किसी राशि के माप के मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। किसी राशि के माप के मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक है। जैसे किलोग्राम होती है लंबाई में होती है, जैसे सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, फुट होती है। ठीक है। किलोग्राम होती है, ग्राम, पाउंड होती है, टाइम जैसे सेकंड वगैरह में होता है। तो ये क्या है, तो ये अलग अलग इनकी क्या है मात्रक ही तो है, यूनिट ही तो है। तो किसी राशि के माप के मानक को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मात्रक प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो मात्रक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। नॉर्मली सभी को पता होगा कि मात्रक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, फुट पॉइंट सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसमें हम क्या है एमकेएस पद्धति है वो ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संख्यात्मक मान से आप क्या समझते हैं। संख्यात्मक मान का क्या मतलब होता है। तो संख्यात्मक मान से हम राशि के मान को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी राशि है उसके मान को क्या है प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 kg है, 2 kg है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है। तो ये क्या है इनका संख्यात्मक मान निकल कर आया है, जिससे क्या है हमें पता चलता है कि इसमें कितना वेट है या ये कितने लीटर है। तो राशि के मान को प्रदर्शित करना संख्यात्मक मान प्रदर्शित इनको करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्री 50 मिनट 28 सेकंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, 50 ये डिग्री दे दिया है, यहाँ पर क्या होगा ए से एक डंडा लगेगा। ठीक है, तो वो मिनट हो जाएगा और 28 सेकंड, 28 सेकंड में 2 डंडे लगे हुए हैं, 50 मिनट के पास में एक ही डंडा ऐसा लगेगा जो 28 के आगे 2 लगे हैं। तो इस प्रकार से ये होगा 45 डिग्री 50 मिनट 28 सेकंड, यहाँ पर क्या है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस धातु के रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। किस धातु के रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो लकड़ी के रूल यूज किए जाते हैं, वहीं पर स्टील रूल होता है वो सबसे ज़्यादा क्या हमारे वर्कशॉप में देखने के लिए मिलता है। आज के टाइम की अगर बात करें तो स्टील रूल है वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल कितने प्रकार के होते हैं। तो रूल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है स्टील रूल की, नहीं यहाँ पर रूल की बात की गई है रूल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आपको सर्च करना है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हम देखेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को आपने एंड तक वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।